नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका ताज कैरियर इंस्टीट्यूट के आज के इस चैनल में, जहां आज हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेगा डेटा की सुरक्षा। डेटा जिसके बारे में हम इतना पढ़ा पिछले वाले चैप्टर्स में, पिछले वाले वीडियोस के अंदर कि डेटा क्या होता है, क्यों उसका संरक्षण, मतलब उसका हमारे लिए कितना फायदेमंद है, किस तरीके से हम डेटा का उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जरूरत यह भी पड़ती है कि वो डेटा जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस डेटा की सुरक्षा कैसे की जाए और किन से की जाए। तो उन्हीं चीजों के बारे में हम यहां पर जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, कभी भी हमारे दिमाग में अगर किसी भी डेटा की सुरक्षा का अगर प्रश्न दिमाग में आता है, तो सबसे पहले उस डेटा को जो सबसे पहले खराब कर सकता है उसका नाम याद आता है, और वो है वायरस। कंप्यूटर के किसी भी डेटा को, प्रोग्राम को जो खराब कर सकता है वो सबसे पहले वायरस। यानी किसी की अगर बात करें कि भी डेटा मेरा खराब हो गया, डेटा मेरा चल नहीं रहा, तो सबसे पहले हर कोई कहता है कि वायरस आ गया होगा। तो दोस्तों, ये वायरस होता क्या है, किसे कहते हैं वायरस। ठीक है, वायरस क्या है, एक हार्डवेयर है, क्या है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर वायरस क्या है, हार्डवेयर है, बैक्टीरिया है, सॉफ्टवेयर है, क्या है। तो दोस्तों, इस वायरस की जो डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन होती है कि the virus is a program, is such a program which self-replicate itself and destruct a program over the computer। कंप्यूटर पे रखे हुए किसी प्रोग्राम को डिस्ट्रक्ट करने के लिए बनाएगा कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो अपने आप की कॉपी भी करता रहे, उसे हम वायरस कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर हो जाएगा वायरस इज अ सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा ही बनाया हुआ है। और दोस्तों, इसका नाम जो वायरस है, ये वायरस क्यों दिया गया, बैक्टीरिया क्यों नहीं दे दिया इसका नाम। ठीक है, यहां पर तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसका नाम वायरस ही क्यों दिया गया, क्योंकि हमने बायोलॉजी में पढ़ा वायरस के बारे में कि वायरस क्या एक सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। जब तक उसको कोई मनुष्य शरीर मिलता है, यानी उसके पर्टिकुलर कोई उसको ह्यूमन बॉडी मिलती है, तो जैसे वो किसी ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आता है कोई वायरस, तो अपने वो फंक्शंस करना चालू कर देता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के बाहर वो एज ए इनएक्टिव हालत में, यानी कि अक्रियाशील हालत में पार रहता है वो। यानी कि जब वो मनुष्य बॉडी के बाहर रहता है, तो वो एक तरह से निष्क्रिय रहता है, निर्जीव सा रहता है। ठीक है, वैसे ही हमारा कंप्यूटर वायरस होता है। जब तक वो कंप्यूटर से बाहर है, तब तक वो निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। लेकिन जैसे वो किसी कंप्यूटर के संपर्क में आ जाता है, तो वो अपना कार्य करना चालू कर देता है। इसीलिए इसका नाम वायरस दिया गया। वायरस क्या है, सॉफ्टवेयर है। चलो आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप से पुनरावृत्ति नहीं करता, अपने आप से पुनरावृत्ति नहीं करता, वो कौन सा है। देखो, वायरस करता है, ज़ॉम्बी भी, जहां तक मेरा सोचना है, ज़ॉम्बी ये मूवीज, हॉलीवुड मूवीज के अंदर देखकर आप समझ चुके होंगे कि ज़ॉम्बीज जो होते हैं वो भी अपने आप की, क्योंकि ज़ॉम्बी भी एक वायरस होता है जो अपने आप की कॉपी करता है, अपने आप का सेल्फ रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपने आप की कॉपी करना चालू कर देता है। वॉर्म का काम ही यही होता है। वॉर्म भी एक वायरस, एक तरह का वायरस है। जितने भी वायरस है जो कि कंप्यूटर में खराबी पैदा करते हैं, इन सारे वायरस की एक कैटेगरी होती है जिसको कि मालवेयर कहते हैं। ठीक है, ये सब एक मालवेयर की श्रेणी में आते हैं। मालवेयर का पूरा नाम होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर का वेयर और मैलिशियस का मेल, ये दोनों मिलाकर बना मैलिशियस, मेलवेयर। तो मेलवेयर जितने भी होते हैं, ये अपने आप की कॉपी करते हैं, ये किसी न किसी प्रोग्राम को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहां पर जो पुनरावृत्ति नहीं करता, यानी अपने आप की कॉपी नहीं करता, इस तरह का कौन सा है, वो होगा ट्रोजनोस। ट्रोजनोस दोस्तों क्या करता है, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं ट्रोजनोस क्या होता है। तो ट्रोजनोस एक तरह से कैरियर होता है। दिखने में बहुत खतरनाक वो वायरस है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस की श्रेणी के अंतर्गत आता है ये ट्रोजनोस। ट्रोजनोस क्या होता है कि ये कैरियर है, ये अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी वायरस को अपने अंदर लेकर ये सामने वाले के पास जाता है। ठीक है, अब वो किसको लेकर जा रहा है वो पता नहीं है। इट मे बी ये रिमोट एक्सेस, यानी कि रेड वायरस को भी लेकर जा सकता है, जिसको कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन कहते हैं।
वो क्या करेगा, सामने वाले के पास पहुंच के सामने वाले की कॉपी करके पहले वाले के पास, यानी जहां से उसको रवाना किया गया है वहां पर उसको भेजना चालू कर सकता है। तो इस तरीके से ट्रोजन सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये ट्रोजन हॉर्स किसी कैरियर के रूप में यूज किया जाता है वायरस कैरियर के लिए। ये अपने आप की पुनरावृत्ति नहीं करता, ठीक है, तो इसका फुलफिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। सॉरी, कौन सा कंप्यूटर वायरस, कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके द्वारा कंप्यूटर पे किए गए प्रत्येक मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है? वेरी गुड। ये भी एक वायरस ना, क्योंकि अगर मैं इसको अगर सॉफ्टवेयर कहूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये एक्चुअली होता सॉफ्टवेयर ही है, जो कंप्यूटर पे, मैं अगर कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहा हूं तो मेरे कार्य किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को ये रिकॉर्ड करना चालू कर देगा, ठीक है। और रिकॉर्ड कैसे करता है ये? तो दोस्तों ये कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड होता है, मैं कीबोर्ड से कोई भी इंप्रेशन अगर टाइप करता हूं, कुछ भी चीज वहां पे लिखता हूं, तो ये उसको भी रिकॉर्ड करना चालू कर देगा। तो ये वायरस कौन सा हो जाएगा? कीलॉगर। इसे हम कहते हैं कीलॉगर वायरस, ठीक है। ये कीलॉगर है जो कंप्यूटर पे किए जाने वाले प्रत्येक मूवमेंट का रिकॉर्ड करता है। चलिए आगे बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। एक वायरस जिसका पता पहली बार एप्रानेट पे लगा, वो कौन सा था? तो जब लग रहा है कि पहली बार पता लगा, तो दुनिया का पहला वायरस कौन सा था? तो पहला वायरस था उसका क्रीपर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रीपर। क्रीपर पहला वायरस था जिसका पहली बार एप्रानेट जो पहली बार बनाया गया नेट था, उसके अंदर इसका पता लगा, ठीक है, वो है क्रीपर वायरस। दोस्तों यहां पर वायरस के बारे में मैं एक डेफिनेशन भी लिख दूं या फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं इसकी। वायरस, वायरस की पूरा नाम हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। ये पूरा इसका फुल फॉर्म है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर वायरस वॉर्म, अभी एक पहले वाले एक प्रश्न में एक यहां पर ऑप्शन भी आया था वॉर्म क्या होता है? तो वॉर्म अपने आप की पुनरावृत्ति के लिए करता है। तो पुनरावृत्ति जो करता है वॉर्म वायरस अपने आप को सेल्फ एप्लीकेट करना चालू करता है, यानी अपने आप की कॉपी करना चालू कर देता है। अगर ये कंप्यूटर की किसी एक फोल्डर में आ गया तो आप कुछ दिनों बाद देखोगे कि वहां पर कई सारे फोल्डर्स उसके जैसा बनना चालू हो जाएंगे, ठीक है। ये डिलीट नहीं होगा, ये उसी का आपको कॉपी करना चालू कर देगा। तो कंप्यूटर वायरस वॉर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? देखो स्वैप का मतलब तो होता है कि अदला बदली, इधर का उधर उधर का इधर, इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये होगा स्पैम। स्पैम भी एक मैसेजेस के थ्रू होता है जो अपने आप की कॉपी करता है, यानी कि ये फेक मैसेजेस या जिसे कहते हैं कि अनवांटेड मैसेजेस, वो भी अपने आप की कॉपी करना चालू कर देते हैं। तो ये स्पैम टेक्निक का यूज, युक्ति का प्रयोग करता है। चलिए अगले छठे की ओर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से जब भी कभी निम्नलिखित में से कौन जब भी स्थापित किया जाता है परिवर्तित हो जाता है? एंटीवायरस, हमने किसी वायरस से बचना है तो हमने क्या करा? एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया। अब इस एंटीवायरस को जब हमने इंस्टॉल करा वायरस से बचने के लिए, तो हमने देखा कि एक जो वो वायरस वो वहां से हट गया है। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि वो कहीं और मिल गया, जबकि हमने तो एंटीवायरस डाल रखा है। तो वायरस ने क्या करा? एंटीवायरस डालने के बाद अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसी दूसरे फॉर्म में, या अपने आप को परिवर्तित होना चालू कर दिया, ठीक है।
तो ये किस टाइप का वायरस होगा? ये होता है पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का वायरस का मतलब ये होता है कि ये अपने आप को कन्वर्ट करना चालू कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये एंटीवायरस इंस्टॉल होने के बाद भी डिलीट नहीं होता, क्योंकि अपने आप को कन्वर्ट करना चालू कर देता था, परिवर्तित। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट इंक्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है। तो देखो सीक्रेट इंक्रिप्शन, सीक्रेट इंक्रिप्शन तो बेका भाई ये तो की इंक्रिप्शन, सॉरी, सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप से जाना जाता है, तो वो होता है प्राइवेट इंक्रिप्शन। प्राइवेट इंक्रिप्शन सीक्रेट इंक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसके अंदर सीक्रेट तौर पे कोडिंग करके, इंक्रिप्शन का मतलब होता है कोडिंग करना, एक तरीके से उसको किसी दूसरी भाषा में उसको परिवर्तित करना, तो वो प्राइवेट इंक्रिप्शन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। 8वां, नेटवर्क के द्वारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रयुक्त किया जाता है। नेटवर्क के द्वारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो नेटवर्क के द्वारा सिक्योरिटी के लिए एचटीटीपी नहीं होता, गूफर नहीं होता, कार्ड नहीं, कोई नहीं। इसके अंदर होता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है दोस्तों कि एक तरीके से एंटीवायरस ही है, लेकिन ये एंटीवायरस अन्य से की तुलना में ज्यादा एडवांस होता है, जो नेटवर्क पे कार्य करता है। फायरवॉल ये दो तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर भी आता है, इसका हार्डवेयर भी यूज किया जाता है। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो नेटवर्क पे यूज किया जाता है वो है फायरवॉल। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है। किसकी करता है साहब? फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है, किसकी? सर्वर की करता है, बिल्कुल सही। नेटवर्क की भी करता है। फायर तो खुद ही, फायर से आग से क्या बचाएगा। और व्यक्तिगत कंप्यूटर की यानी कि पर्सनल कंप्यूटर की भी करता है। तो 1 2 और 4 हो जाएंगे हमारे आंसर। तो इसका हो जाएगा चौथा नंबर, 1 2 4। ठीक है, ये फायरवॉल एक ऐसा टूल है जो सर्वर की भी सुरक्षा करता है। और ये फायरवॉल क्या करता है? बाहर से आने वाले किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस को कंप्यूटर के अंदर एंटर नहीं होने देता। यानी कि जैसे सपोज हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अब इस फायरवॉल के अंदर जो जिनाइन वेबसाइट्स होती है, जो ओरिजिनल है जी, हाँ, जिसे हम कह सकते हैं कि जो सही है इसके मापदंडों के अनुसार, उन्हीं को ये एंटर करने देगा। अगर इसको कोई लगता है कि सस्पिशियस वेबसाइट आ रही है, तो ये क्या करेगा? उसको वहीं पे रोकेगा और एक यूजर को जो काम कर रहा है उस समय, उसको वहां पर एक इंडिकेशन शो करेगा कि ये वेबसाइट या ये ट्रोजन या ये इस टाइप के कोई प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के अंदर एंटर होना चाहती है, क्या आप इसको अलाउ करते हैं या ब्लॉक करें। फिर यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इसको अलाउ, क्योंकि कई सारे वेबसाइट और कई सारे प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं या हमारे लिए काम के होते हैं, लेकिन कंप्यूटर ये फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम एंटीवायरस उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें उसकी एंटी कोडिंग नहीं होती। तो उनको भी वो क्या है, एज ए सस्पिशियस मान लेता है और वो आपको दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि उसको अलाउ करें, परमिशन करें, तो आप उस पर अलाउ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर ब्लॉक पे करेंगे तो वो उसको वहीं पे रोक देगा, अनऑथराइज एक्सेस को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पे, फायरवॉल का। प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल का कार्य है। प्रॉक्सी इसका क्या कार्य है? कॉर्पोरेट यूजर को इंटरनेट की सुविधा नहीं, इंटरनेट यूजर को सुरक्षित और स्पेसिफिक इंटरनेट को प्रोवाइड करना, बिल्कुल। प्रॉक्सी का ही काम क्या होता है? दरअसल प्रॉक्सी को अगर देखा जाए तो प्रॉक्सी क्या होती है कि एक ऐसी सुविधा होती है जो यूजर और इंटरनेट के बीच में एक मीडिएटर का काम करती है। ठीक, ये क्या करेगी? जैसे मुझे इंटरनेट से कोई वेबसाइट एक्सेस करनी, कोई वेबसाइट लानी है, और मैंने वहां पे प्रॉक्सी अगर डाल देता हूं, तो प्रॉक्सी एक ऐसी व्यवस्था होती है जो मेरे से आदेश लेगी और इंटरनेट तक वो खुद लेकर जाएगी। ठीक है, इससे फायदा क्या मिलता है? सिक्योरिटी मिलती है, प्राइवेसी मिलती है,
अगर कोई अननेसेसरी बाहर से एनक्रिप्ट भी आना चाहे, एनक्रिप्शन आना अगर चाहे, इंटरफेस आना चाहे, तो वो अलाउ नहीं होता। ठीक है, ये एक प्रॉक्सी का कार्य होता है, यानी कि किसी भी यूजर को सुरक्षित और स्पेसिफिक इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए हम प्रॉक्सी एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो नेटवर्क संसाधनों की सुरक्षा एप्लीकेशन लेयर पर मैसेज की फिल्टरिंग द्वारा करता है, वो कौन सा है? एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज की करता है, तो वो है प्रॉक्सी फायरवॉल। ठीक है, इसका इसका आंसर प्रॉक्सी फायरवॉल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपने 12वें नंबर पे। एक प्रॉक्सी अभी करा है ये थोड़ी देर पहले, ये प्रॉक्सी फायर फिल्टर किस पे काम करता है? करा है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ये लेयर क्या होती है कि कंप्यूटर के अंदर एक एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक, 7 लेयर्स होती है उसके अंदर, जिनके सबके अलग अलग कार्य होते हैं। ये इंटरनेट में ये डेटा के आदान प्रदान के अंदर सहयोग प्रदान करती है। उन्हीं में से एक लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, जिसके ऊपर फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल कार्य करता है। ये पहले वाला प्रश्न ही था, लेकिन इसका पूछने का जो ढंग था वो दूसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए, मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसी भी चीज को यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए हमको किसका, तो डिजिटल सर्टिफिकेट किसी वेबसाइट या उसके ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। डिजिटल सिग्नेचर किसी डॉक्यूमेंटेशन के प्रूफ के लिए यूज होता है। टोकन किसी को एक टास्क के कंप्लीटेशन के लिए या उसके के लिए दिया जाता है। तो संरक्षित अगर हम करेंगे तो वो करेंगे पासवर्ड के माध्यम से, यानी पासवर्ड के जरिए ही हम किसी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित कर किया जा सकता है। हम उसके ऊपर इनके पासवर्ड इंक्रिप्शन का यूज कर सकते हैं, पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पासवर्ड। चलिए 14वें नंबर पे बढ़ते हैं आगे। व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अब देखो लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है, तो करने वाले कंप्यूटर वायरसेस में से एक की डिजाइन एमएस डोस द्वारा 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए करी गई। उस वायरस का नाम था, देखो वो कुछ खुद ही कह रहा है कि लोगों का ध्यान, तो वह कैच मी इफ यू कैन, पकड़ लो अगर पकड़ सकते हो तो। जहां कहीं भी लिखला लाइन में ये वायरस का नाम था कैच मी इफ यू कैन, अगर पकड़ लो मुझको पकड़ सकते हो तो। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। यहां पर ये सारे वायरसेस के नाम है, ब्रेन भी एक वायरस है। ठीक है, माइकल एंजेलो भी है। चले आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। 15वें नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस सामान्यतः डिस्क में पाया जाता है परंतु अपनी स्थिति परिवर्तित करता रहता है? डिस्क में पाया जाता है लेकिन अपनी स्थिति वीक, तो यह है वियाना। यह वियाना क्या है? कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की रूट डायरेक्टरी में होता है, रूट में होता है, और अपने एड्रेस को कन्वर्ट करता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, इसका यह आंसर है। अगले पे आते हैं, दूसरे पे। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं, नाम से पता लग रहा है इसमें कि ये किसी खास तारीख को चलेगा, यानी कि टाइम बेस्ड है। और टाइम बेस्ड कौन सा है? टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब, ठीक है। टाइम बॉम्ब ऐसे वायरस होते हैं, इन वायरस जैसे
मूवीज पिक्चरों में होता है ना, टाइम बम लगा कर वहां पे चला गया, वो पर्टिकुलर को एक टाइम आएगा, उस टाइम को आते ही वो वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा। तो वैसे ये टाइम बम है, टाइम बम भी एक वायरस होता है। इस वायरस के अंदर टाइम डाल दिया जाता है, और ये वायरस जो प्रोग्राम है, ये इसका टाइमिंग उस कंप्यूटर के अंदर रखी हुई जो सीमॉस है, उसकी बायोस जो चिप है, वहां से उसको कंप्यूटर से डेटो टाइम को लेना चालू करेगा, और जैसे पर्टिकुलर टाइम इसको फिक्स होगा, ये वहां पर अपना स्प्रेड हो जाएगा, अपना काम चालू कर देगा। ये कंप्यूटर को स्लो करना चालू कर देगा, प्रोसेस को रोकना चालू कर देगा। इट मे बी पॉसिबल कि ये कंप्यूटर को बूट ही नहीं होने दे, जिसे बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, तो वो बूट सेक्टर वायरस है। तो ये टाइम बम का कार्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइम बम, थर्ड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क तथा डोज में पाया जाने वाला वायरस है। डीओएस के अंदर पाए जाने वाला और हार्ड डिस्क में पाया जाने वाला जो वायरस होता है, वो मेनली बूट सेक्टर वायरस होता है। बूट सेक्टर वायरस कौन सा होता है? तो अभी जैसे बताया, बूट। बूट क्या काम करता है? बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना। ये वाला वायरस कंप्यूटर को स्टार्ट ही नहीं होने देगा। कई बार ऐसा लिखा हुआ जाता है वहां पे, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पे कई बार लिखा हुआ आता है ना कि इनवैलिड फाइल, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। वापस किसी एक को करते हैं तो वापस लिखा हुआ था प्रेस एनी टू कंटिन्यू। इट मे बी पॉसिबल कि वो बूट सेक्टर का वायरस की प्रॉब्लम हो, इट मे बी पॉसिबल। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि नहीं ओन कारणों से भी होता है, लेकिन बूट सेक्टर वायरस करता है ये इस टाइप की। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा ओवरराइट वायरस नहीं है? ओवरराइट वायरस है भाई ये। ओवरराइट ये क्या है? फाइल के ऊपर ही, मतलब फाइल के ऊपर मतलब फाइल जिस मूल फाइल से बनी है, ये उसी को ओवरराइट कर देता है। तो कौन सा वायरस होगा वो? ओवरराइट है, यानी कि ये क्या काम करता है कि कोई फाइल जिस प्रॉपर ओरिजिनल, मतलब जिस अपने प्रोग्राम से जिससे वो बनी है, ये उसी को हटा देता है। सपोज वर्ड की कोई फाइल है और वो वर्ड के प्रोग्राम से बनी है, तो फाइल तो नजर आएगी, लेकिन वो वर्ड को वहां से वो हटा देगा। तो ये ऐसा कौन सा वायरस नहीं है? सॉरी, नहीं है। नहीं है तो देखो, पहले तो कौन सा है वो चेक कर लेते हैं। ट्राइबूट बिल्कुल है, वे भी है, ट्रिपल 88 ये भी है, यानी कि तीन है। मिव नहीं है इसमें वायरस, तो आंसर हो जाएगा मिव। मिव वो वाला वायरस नहीं है। ठीक है, यहां पर ये जो ओवरराइड वायरस के टाइप है, नाम है ट्रैब, ट्राई रिबूट, वे और ट्रिबल 88। 19 वायरस की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा सामान्य निष्पादन कोड को संक्रमित करता है, जैसे डॉट कॉम और डॉट ई। अब नाम आ गया, ये किसी फाइल के नाम है, तो इसको कौन करेगा? फाइल इन्फेक्टर वायरस, यानी फाइल वायरस ही करेगा। आंसर हो जाएगा इसका ए, फाइल इन्फेक्टर, क्योंकि फाइलों के नाम है। अगला, 20 बातें अनजान ईमेलों ईमेल अटैचमेंट को हटा दिया जाता है, क्योंकि क्यों हटाते हैं? क्योंकि क्या होता है कि कई बार, ये आजकल काफी ज्यादा चल रहा है कि कोई अननोन ईमेल अगर हम आपके पास रिसीव होता है, तो उसको ओपन ना करें, क्लिक ना कर दें, डिलीट कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि हो सकता है किसी वो ऐसे व्यक्ति ने भेजा हो जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो, कोई ऐसा लिंक हो जो हमारे कंप्यूटर को करप्ट कर सके, हमारे कंप्यूटर की सूचना को भेज सके, तो हम उसको इसलिए हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? इससे आप जेल जा सकते हो, वो व्यक्ति आपकी पहचान कर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल एक्यूरेट है, थर्ड नंबर हो जाएगा इसका आंसर। कि अभी बताया ना कि उसके अंदर एक ऐसा वायरस हो सकता है कि हो सकता है कि वो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए किसी भी तरह का। तो उस इसलिए जो अननोन अटैचमेंट्स होते हैं, अननोन जो लिंक्स होते हैं, उनको क्लिक नहीं करें, उनको सीधा डिलीट करें। 21 नंबर पे आते हैं।
स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर, देखो दोस्तों यहां पर जो ये वर्ड है स्पाईवेयर, ये स्पाईवेयर है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे मालवेयर बना था, स्पाई प्लस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना, ठीक है। तो स्पाईवेयर क्या काम करते हैं, ये आपके कंप्यूटर में आएंगे, कंप्यूटर में आने के बाद आपके कंप्यूटर की जासूसी करना चालू कर देंगे, उसमें रखे हुए डेटा को पहुंचाना चालू कर देंगे, और धीरे 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 क्या करेंगे, ये आपके सिस्टम के ऊपर अपना कंट्रोल करना चालू कर देंगे, आपका सिस्टम अपने कब्जे में कर लेंगे, ठीक है। ये स्पाईवेयर का कार्य होता है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखिए इसका एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में डाला जाता है और ये कंप्यूटर को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक रूप से म्यूजिक चला रहा है, म्यूजिक थोड़ी चलाएगा, अब वो म्यूजिक तो ही नहीं, वायरस है भाई, तो वायरस है तो वायरस, हाँ हो सकता है कई वायरस ऐसे भी जो म्यूजिक चलाकर किसी को अट्रैक्ट करे और धीरे धीरे वो म्यूजिक उसको सुनाते रहे और धीरे धीरे उसके सामान भी निकालते रहे, पॉसिबल है, पर ये स्पाईवेयर ऐसा नहीं करता। ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर कभी कभी काम नहीं करता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये है पहला नंबर का हो जाएगा ए, ये एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर रूप से डाला जाता है, कंप्यूटर को पूरी तरीके से कब्जे में ले लेता है, पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। रेड डॉप्स किस प्रकार का वायरस है? रेड डॉप्स, तो रेड डॉप्स किस तरह का वायरस है? बूट सेक्टर, रेड डॉप्स ये एक बूट सेक्टर वायरस है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? तो संक्रमित करने वाला वायरस कोई नहीं है। मेलिसा, ट्रोजन, नॉर्टन, नॉर्टन तो भाई एंटीवायरस होता है, नॉर्टन क्या होता है? एक एंटीवायरस, ठीक है। तो नॉर्टन इसका आंसर हो जाएगा, ये वायरस नहीं है, तो वायरस से बचाता है बल्कि। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24, यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर? ट्रोजन, स्पाइसवेयर, जुआरी है, तो एंटीवायरस ही बचाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब ये साइबर थ्रेट्स होते क्या है? देखो कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे होने वाले जितने भी तरह के डर होते हैं, जितने भी तरह के जो क्राइम्स होते हैं, वो सारे साइबर थ्रेट्स की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप किसी को भी ले लो, हैकिंग हो गया है, फिशिंग है, फिशिंग का मतलब किसी चीज का बारे में बिना जानकारी के प्राप्त करना, या ट्रोलिंग करना, बुली करना, ये सारी चीजें किसमें आती है? साइबर थ्रेट में। और इनसे कौन बचाता है हमको? एंटीवायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है 25, सत्य नहीं है, तो इसमें सत्य नहीं। पासवर्ड छोटे बड़े अक्षरों का मिश्रण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आजकल तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई कंबाइन होना चाहिए, उसमें अल्फाबेट भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए, एक बड़ा अल्फाबेट तो कम से कम होना ही चाहिए, स्मॉल सिंबल्स भी होने चाहिए, अंडरस्कोर, डैश, डॉट या परसेंटेज, आप किसी का भी यूज करें पासवर्ड में, तो ये तो सत्य है। पासवर्ड की लंबाई कम से कम 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर मांगता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस में ये ऐसा भी होता है कि 4 कैरेक्टर को भी वो चला लेते हैं। अगला, ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे आसानी से याद किया जा सके, ताकि इसे लिखकर रखना जरूरी हो। कई बार होता है कि लोग बाग इतना बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड डाल देते हैं कि वो भूल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? लिख लेते हैं, कहीं ना कहीं वो गलत आदत है। वो लिखने के बाद आप वो लिखा हुआ पर्चा कहीं भूल गए या किसी दूसरे के हाथ में लग गया, तो गए ना आप तो काम से। तो इसलिए कहीं लिखना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को देखा हमने, वो पर्स के अंदर कागज में लिख लेते हैं,
या पासवर्ड की बातें कर रहे हो, बातें करते करते वो किसी अखबार पढ़ा हो वहीं पे पासवर्ड लिख देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए वो पासवर्ड। ठीक है, कोई होता है जो अपनी डायरी के अंदर सारे पासवर्ड को लिख कर रखता है, गलत है। पासवर्ड ऐसा हो जो सभी का मिश्रण हो, अल्फाबेट का, नंबर का, सिंबल का, कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, और ऐसा हो जो याद, आप इजीली उसको याद कर सके, तो वो वाला पासवर्ड लिखा जाना चाहिए। ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना जिसे बिना ज्यादा प्रयत्न के जल्दी से टाइप किया जा सके। बिल्कुल। तो ऐसा भी होना चाहिए कि भाई जिसको ज्यादा मुश्किल ना हो, हाथों हाथ उसको टाइम करा हो गया काम। ऐसा भी नहीं हो कि आप सोच रहे हैं क्या था, बटन देखने पड़ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, मे भी पॉसिबल को हमारे बगल में बैठा वो हमारा पासवर्ड देख ले बटनों को देख करके मैंने कौन कौन से बटन दबाए, तो वो भी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा पासवर्ड सत्य नहीं है, तो नहीं है पास ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्योर सील क्या है? फिशिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, मालवेयर भी नहीं है। सिक्योर सील क्या है? एक एसएसएल लेयर है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये क्या है कि जब हम कोई वेबसाइट आती, जैसे कई वेबसाइट के आपने देखा होगा, ये एक वेबसाइट होती है, कुछ वेबसाइट के पास आपने ये देखा होगा, तो ये किसी भी वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण है कि हाँ ये उसके बारे में बताता है कि वो वेबसाइट है, क्या है वो, तो वो सिक्योर सील का यूज करते हैं। चलिए आगे। एक व्यक्ति जो उसकी विशेषज्ञता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैर कानूनी तरीके से या उसे डैमेज करने हेतु प्राप्त करता है, वो कौन है? स्पैमर, हैकर, तत्काल सेंसवा, ये हैकर। ये सारे काम हैकर कर सकता है, तो हैकर ही है वो काम। हैकर ही स्पैमर है, हैकर ही सब कुछ होता है। हैकर क्या होता है? हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है, देखो जो पहले यूज किए जाते थे नाम, दो तरह के नाम होते थे। एक का नाम होता था हैकर, एक होते थे क्रैकर्स। जनरली हैकर्स किसे कहते थे? हैकर्स वो व्यक्ति होते तो ये भी डैमेज करने के लिए है, दोनों एक ही काम करते हैं कि ये दोनों व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिना किसी कंप्यूटर की यूजर की परमिशन के, यानी कि जो कंप्यूटर का स्वामित्व है, बिना उसके एक्सेस के ये उसके कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाएंगे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को चुरा लेंगे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को बदल सकते हैं, वो कंप्यूटर अपने कब्जे में कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन हैकर को हम जिसलिए ज्यादा जानते हैं वो है कि हैकर ऐसा व्यक्ति होता था कि जो भाई सारी नॉलेज है उसको कि कैसे अंदर एंटर होते हैं, कैसे डेटा चुराते हैं, कैसे डेटा में एडिटिंग करते हैं, कैसे मैं उसको कंट्रोल में लूं। लेकिन ये नुकसान नहीं करेगा, ये उसको प्रिकॉर्ड करेगा, यानी कि ये बचाएगा, ये उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला काम करेगा बाहर से आने वाले एक्सेस के थ्रू। ठीक है। और क्रैकर, ये क्रैकर उसको बचाएगा, ये तोड़ेगा। ये क्रैकर का काम है डैमेज करना, चुराना, ये करना। लेकिन आजकल हैकर ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा नाम में आता है, तो हैकर दो ही हो गए अब, ग्रे हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स। तो वही हैकर्स ही आजकल सारा काम है। ये आजकल ये अच्छे काम भी करते हैं, कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज में या कई बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैकर्स को हायर करती है। उनका हायर करने का पर्पज ये होता है कि वो अपनी कंपनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना चाहती है बाहर से आने वाले किसी मैलिशियस एक्टिविटीज के लिए, कैसे कोई बाहर से उनको ऊपर अटैक न कर सके, इसलिए उनकी सिक्योरिटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बड़े बड़े हैकर्स को हायर करते हैं ताकि वो अपनी कंपनी की जो वेबसाइट है या उनके डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 पे। 28 नंबर, किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड देना, कॉन्फ़िगरेशन जमाना होता है, एक्सेसिबिलिटी पहुंचना होता है, लॉगिन नहीं होता, लॉगिन करते हैं। लॉगिन का मतलब ही ऑथेंटिकेशन है, क्योंकि हमने पासवर्ड लिखेंगे तभी वो वेबसाइट हमको ऑथेंटिकेट करेगी। तो जैसे मैंने कोई वेबसाइट में पासवर्ड बनाया, साहब बना दिया हमने पासवर्ड, अब मैं कभी दोबारा वेबसाइट ओपन करूंगा तो पासवर्ड वेबसाइट थोड़े पहचानेगी कि भैया ये पर्सन आ गया। वो तो किसके थ्रू पहचानती है? यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू।
तो यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना लॉगिन कहलाता है, और फिर वेबसाइट जो उसको अलाउ करती है वो ऑथेंटिकेशन होता है उसका। चलिए आगे 29 नंबर पे आते हैं। क्लान विन क्या है? क्लान विन क्या होता है? यह है एक ओपन सोर्स एंटीवायरस है। ये एक ओपन सोर्स एंटीवायरस है जो विंडोज के ऊपर रन होता है, विंडोज के ऊपर काम करता है। ओपन सोर्स का ओपन सोर्स यानी कि अपन ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है, इजीली हम उसको यूज कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री होते हैं ये। साइबर क्राइम क्या है? हैकिंग, पहुंचाना, किसी को नुकसान, डैमेज, किसी की इंफॉर्मेशन को चुराना, करना, सब हैकिंग। स्टॉकिंग, घूरना, साइबर स्टॉकिंग होता है। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है, कोई पर्सन सामान्यतः उसको आजकल जनरल लैंग्वेज के अंदर उसको हैकर भी बोलने लग गए, कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर निगाह रख रहा है, उसके अकाउंट्स के ऊपर निगाह रख रहा है, उसके पासवर्ड्स वगैरह, यानी कि वो उसके सोशल मीडिया पे कितने हैं, वो कितने बार सोशल मीडिया पे एक्टिवेट रहा, कितने उसने सर्चिंग करी, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, तो वो साइबर स्टॉकिंग की श्रेणी में आता है। सर्विस आघात करना, जिसको कि अपन बोलते हैं डॉज अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, वो सर्विसेज की मनाही के लिए, तो सारे काम साइबर क्राइम की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए 31, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर थ्रेड्स के प्रकार है? साइबर थ्रेड्स तो वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, क्रोम, फायरफॉक्स। तो भैया ये तो वह है, क्या सॉरी, ये सारे तो क्या हो गए, ब्राउजर्स। ठीक है, प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडोज स्टोर, ये क्या हो गया, ऐप है, परचेजिंग ऐप, ऐप स्टोर। HTTP ये क्या है, प्रोटोकॉल्स। तो साइबर थ्रेड्स कौन सा हो गया, ए वायरस, ट्रोजन और स्पाईवेयर, यह साइबर थ्रेड्स है, थ्रेड्स। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा पैसिव अटैक है? देखो, पैसिव अटैक और एक होता है एक्टिव अटैक, दोनों में क्या अंतर होता है वो सुनिए। एक्टिव अटैक तो होता है कि वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर हुआ, उसे जो धूमधाम मचानी थी उसने वहां पर कर लिया। ठीक है, वो क्या, जैसे धूमधाम यानी कि उसने वहां पर फाइल डिलीट कर दी, कंप्यूटर का स्लो डाउन कर दिया, यूजर को पता लग गया। टोटली कहने का मतलब यूजर को पता लग गया कि हाँ मेरे में वायरस आया, मेरे को एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए, मेरे को विंडोज फॉर्मेट करना चाहिए। ये तो हो गया एक्टिव अटैक, ठीक है, जिसमें यूजर को पता लग गया। दूसरा होता है पैसिव अटैक। ये पैसिव अटैक क्या होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक है फ्यूचर के लिए। ये पैसिव अटैक क्या है कि जैसे आएगा, कोई भी वायरस सिस्टम के अंदर आएगा, वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, वो बिल्कुल आप जो जो कर रहे हो चुपचाप, एक तरीके से मान के चलें कि एक आदमी है जो कि एक हमारे घर में आकर बैठ गया है, और वो हमारे घर के किसी कार्य में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, बस वो ये देख रहा है कि कौन आदमी इस परिवार में क्या क्या काम करता है। ठीक है, और फिर सारे व्यक्तियों के बारे में वो उनकी कमजोरियां पता कर लेता है, और फिर जब उसको समय मिलता है, जब उसका टाइम आता है, तब वो अपना आघात करना चालू करता है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, ये एक ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर में आने के बाद उस कंप्यूटर में आने वाले ट्रैफिक को एनालिसिस करता है। ट्रैफिक का मतलब है कि कितने वेबसाइट्स का वहां पर यूज हो रहा है, यानी कितने वेबसाइट्स वो कर रहे हैं, कितना फ्रिक्वेंटली कंप्यूटर को यूज किया जा रहा है, क्या क्या एप्स का यूज हो रहा है, कौन कौन सी पे ज्यादा उसका कंसंट्रेट किया जा रहा है, तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना वो चालू कर देता है। फिर जहां से ये वायरस आया है, हम बता दें ये ट्रोजन के थ्रू भी आ सकते हैं, तो ये जहां से वायरस आया, ये सारी सूचना वहां पर भेजना चालू कर देता है।
ठीक है। और फिर धीरे धीरे वो वहां से जो जो भी इसको वायरस को ऑर्डर मिले होंगे, यानी कि जो भी इसको काम करने के लिए कहा गया होगा, रिमोट जहां से ये वायरस आया गया है, उसके अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। इसमें दोस्तों एक पैरासिटिक अटैक का मैं एक टाइप आपको बताना चाहता हूं। इसे ईव्स ड्रॉपिंग यानी कान लगा के सुनना, जैसे नॉर्म आम भाषा में कहते भी है, ये वही होता है। ईव्स ड्रॉपिंग का एक टाइप ऐसे वो भी पैसिव अटैक ही है कि इसके अंदर चुपचाप किसी व्यक्ति कंप्यूटर के अंदर निगाह रखी जाती है और जब उसको समय मिलता है वो उसी समय वहां पर अटैक कर देता है अपने अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर टाइम या सिचुएशन को देखकर। वो पैसिव अटैक कहलाता है। हमारे यहां पे प्रश्न है कि भाई इनमें से कौन सा संदर्भ में कौन सा पैसिव अटैक है? तो मास्करेड नहीं है, ट्रैफिक एनालिसिस है। ट्रैफिक एनालिसिस को वो गौर करता है कि ये कोई पर्सन है, कि ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पे कौन सी वेबसाइट कंटिन्यूअली फ्रिक्वेंटली ओपन हो रही है, कितना उस पर वर्क किया जा रहा है, क्या क्या काम करा जा रहा है, इस तरह का सारा रिकॉर्ड को चेक करना चालू करता है और जहां से उसको आया गया ये वहां पर भेजना चालू करता है। ठीक है, तो एक ट्रैफिक एनालिसिस का आंसर हो जाएगा 32। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साइबर अपराध जिसमें विश्वसनीय स्रोत पते से पैकेट को गढ़कर एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे में प्रमाणित करने का काम शामिल है, वो क्या है? किस नाम से जाना जाता है? देखो सबसे पहले दे रखा है स्पूलिंग। सबसे पहले दे रखा है स्पूलिंग। ये क्या है? डेटा को टेम्परेरी बफर के रूप में स्टोर करना स्पूलिंग कहलाता है। विशिंग नहीं है इसका आंसर, ये गलत लिखा हुआ है, इसको फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग का मतलब यानी कि किसी पर्सन, किसी व्यक्ति से को पता भी न लगने देना और बड़े प्यार से उसकी जानकारी को हासिल करना, उसको अपने बहकावे में लेना। पहले तो बहकावे में लेने के बाद में उसकी जानकारी उसी से हासिल करना फिशिंग कहलाता है। स्मिशिंग भी एक वही, दोनों एक ही है। स्मिशिंग दोनों का काम एक ही है। अब ये करते कैसे हैं वो सुन लें। फिशिंग काम होता है वेबसाइट के थ्रू या ईमेल्स के जरिए। स्मिशिंग करी जाती है मैसेजेस, एसएमएस मैसेजेस के थ्रू। ठीक है, दोनों काम करते कैसे? जैसे कि आपके पास को एक लिंक आया, आपका कहा गया भी कि लिंक को ओपन करें, यहां पर आपको ये होगा, और फिर जब आपने क्लिक करा उसके बाद वो आपसे सारी इंफॉर्मेशन चाह रहा है। ये मैंने एक टाइप बताया। इनका मकसद ये होता है कि किसी की सिस्टम पर जाकर उसकी इंफॉर्मेशन को उसी से लेना चालू कर देते हैं। दोनों में अंतर केवल ये, ईमेल के माध्यम से अगर हो रहा है तो वो फिशिंग कहलाता है, मैसेजेस के माध्यम से करा जाए तो वो स्मिशिंग है। ठीक है, इसके अंदर जो ऑडियंस होती है, मतलब जो टारगेट होता है, वो टारगेट एक लिमिटेड है। हम जानते हैं कि हमने किस किस को मैसेजेस भेज रहे हैं, किस किस को क्या कर रहे हैं। अब बिकॉज ऑफ पर ये फिशिंग इंटरनेट पे है। अब इंटरनेट तो वास्ट है, बहुत बड़ा है, तो इसमें जो टारगेट बनता है वो कई सारी पब्लिक बनती है, ये अनलिमिटेड है। तो हमारे पास यहां पर आंसर इन तीनों में से कुछ नहीं होगा, तो बचा कौन सा? स्पूफिंग। ये हमारा आंसर है। ये आंसर क्या करता है? स्पूफिंग का मतलब होता है छद्म वेश का धारण करना। यानी कि छद्म वेश का मतलब कि क्या हो जाएगा कि एक एनोनिमस, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई डुप्लीकेट रूप को बनाना। जैसे हमारे पास कोई मैसेज आया, अब वो मैसेज हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मैसेज अमेजन से आया हो, लेकिन वो अमेजन का नहीं हो, उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसके ऊपर डेटा आवरण चढ़ा हुआ होगा, उसको स्पूफ बनाया गया होगा, तो वो ये कहलाता है। उसको पैकेट को गढ़कर अविश्वसनीय स्रोत के पते से, यानी कि जैसे अमेजन से हमको लगता है कि अमेजन से मैसेज आ रहा है, लेकिन वो अमेजन का नहीं होगा, उसमें हल्की सी कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, प्रॉब्लम होगी, डॉट की होती है, अक्षर की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो उस तरीके से जो प्रमाणित शामिल किया जाता है वो होता है स्पूफिंग। इसको मैं यहां लिख देता हूं, स्पूफ करना यानी कि ओवर राइट करना, उसको कवर अप करना। ठीक है,
चलिए आगे आते हैं 34 नंबर पे। कौन सा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने अथवा आपराधिक गतिविधियों को संलग्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? देखो एडवेयर, ये एडवर्टीज के लिए होते हैं। फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में अवेलेबल है। शेयरवेयर जिस सॉफ्टवेयर, ये तीनों नहीं होते तो हमारा आंसर हो जाएगा मालवेयर। अभी कुछ देर पहले अपने इसकी चर्चा करी थी। मैलिशियस जितने भी होते हैं वो किसी न किसी आपराधिक गतिविधियों को या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? अवस्त नहीं, अवास्ट। लिनक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नॉर्टन ये भी हमने पढ़ा था पहले, ये भी है क्या है? एंटीवायरस। कास्परस्काई तो ये भी एंटीवायरस है, ये भी एंटीवायरस है, ये भी एंटीवायरस है। तो लिनक्स नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 36 पे क्या है? एक ये खालिस्तान एक मलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी ओएस ओएस की नियमित कार्यक्षमता को बदल देता है। टारगेट सिस्टम को पूर्ण नियंत्रित कर पीड़ित के सिस्टम पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की बात ही काम करता है। तो रूट किट वायरस है वो। रूट किट ही एडमिन की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट किट वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर पे। सबसे पुरानी फोन हैकिंग तकनीक की पहचान जिसका उपयोग हैकर्स मुफ्त कॉल करने के लिए भी किया जाता है, वो क्या कहलाएगी? हैकर। सबसे पुरानी हैकिंग, पुरानी फोन हैकिंग टेक्निक। अभी पुरानी फोन हैकिंग तकनीक क्या होती थी? तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि पहले के टाइम पे यूज किया जाती थी कि जो टेलीफोन लाइनें होती थी, तो टेलीफोन लाइनों में बीच में से कट डालकर वो उसने किसी से बात कर ली। ठीक है, या हमने बीच में कट करके उसको आपस में बात कर रहा है, हमने बातें सुन ली। ठीक है, तो वो एक हैकिंग तकनीक होती थी। अब वो इसमें से किसको कहेंगे? स्पैमिंग, मैसेज भेजना, क्रैकिंग, फिशिंग नहीं होगा, ये होगा फ्रेकिंग। इसका जो मैक्सिमम यूज जैसे पुराने टाइम पर देखा हुआ आपने, डीपी जो नुक्कड़ों के पास लगे रहते थे, कोई अनऑथराइज एक्सेस करके कोई पर्सन वहां पर जाकर डाल के पिन विन डाल के या उसको मोबाइल टेलीफोन के मोबाइल को काट के वहां पर अपना डिवाइस लगा के मोबाइल का बातें करना चालू कर देगा। ठीक है, तो इसका उपयोग वैसे कई व्यक्ति करते थे जिसको लंबी लंबी बातें करनी है, बहुत दूर या लंबी दूरी की बातें करनी है, तो ताकि उसका पैसा न लगे और फ्री में बात हो जाए, तो ये फ्रिकिंग इसकी टेक्निक हुआ करती थी। उस टेक्निक को कहते थे फ्रिकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी स्टेट वायरस लाइफ साइकिल में सम्मिलित नहीं है? कौन सी स्टेट लाइफ साइकिल में सम्मिलित नहीं है? अब देखिए यहां पर अभी हमने वायरस का पढ़ा था। वायरस का मैंने बताया था कि वायरस क्या होता है, जिसका नाम बायोलॉजिकल वायरस के लिए आया, उसकी क्रियाविधि के अनुरूप आया। अब उसमें लाइफ होती है, उसमें सारे फंक्शंस होते हैं वायरस के, स्वाभाविक बात है वो सारा इसमें भी होगा। तो जैसे यहां पर पहला लिखा है इसके अंदर डोरमेंट, एग्जीक्यूशन, ट्रिगिंग और स्टार्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्ट। ये इसके रिसाइकिल बिन में नहीं आता। डोरमेंट होता है, एग्जीक्यूशन होता है और उसके बाद ट्रिगरिंग होता है। ठीक है, तो सारा होता है, ये नहीं होता। थर्ड नंबर स्टार्ट। 39 पे आते हैं। निम्न से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों होते हैं कोडिंग के अंदर।
डिजिटल सिग्नेचर भी होता है जो हमको हमारे डेटा को चोरी होने से रोकता है। ई कैश कुछ भी नहीं होता। ई कैश का मतलब वही फोन पे, पेटीएम, तो वो सुरक्षा से संबंधित नहीं है। इस पे सुरक्षा लगाई जाती है। ठीक है। गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है। अगर गैर कानूनी रूप से मैं किसी चीज को कॉपी करना चालू कर दूं या उसको बनाना बेचना चालू कर दूं तो वो क्या कहलाएगा? बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है। सॉफ्टवेयर पायरेसी उसको कहते हैं, वितरण करना। हालांकि इसका सॉफ्ट लिफ्टिंग भी एक नाम होता है, पर अभी यहां पर जैसे पायरेसी लिखा हुआ है तो सॉफ्टवेयर पायरेसी। एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है, तो भाई क्या है? यानी कि अगर मैं किसी मूवी को डाउनलोड कर रहा हूं तो वो क्या कहलाएगी, किस श्रेणी के अंदर आएगी? अभी पढ़ा था हमने, पायरेसी के अंतर्गत आएगी। अगर कोई मैं मूवी, कोई भी चीज में अगर अनऑथराइज तरीके से किसी वेबसाइट के थ्रू अगर डाउनलोड कर रहा हूं तो वो कौन सी श्रेणी के अंदर आएगी? पायरेटेड। पायरेटेड भी बोलते हैं उसको, उसको पायरेसी में आता है। मई 2017 में के दौरान एक बेहद लोकप्रिय मालवेयर ने पूरी विश्व में, बहुत सुंदर, ये पिया हो चुका, अभी आया था 2017 में दौरान, बेहद लोकप्रिय मालवेयर ने पूरे विश्व के अंदर लगभग 2 लाख कंप्यूटर को संक्रमित किया था। ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में भुगतान मांग रहा था और इसने प्रभावित व्यक्तियों को रुलाया। अब रुलाने के नाम से इसका नाम भी जनरेट हुआ था। ठीक है। आपको याद हो दोस्तों, तो जो मई 2017 के अंदर क्या हुआ था, अपने भारत के अंदर भी आया था ये, और पर भारत में इसने ज्यादा इफेक्ट हो नहीं पाया है इसका, और बाहर अमेरिका वगैरह में तो काफी हुआ था। और उस समय के जो न्यूज़पेपर हुआ करते थे, उसकी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो ऊपर आया करती थी, मेरे को अच्छी तरह याद है कि वो पहला कवर जो पेज अखबारों का आता था, वो अखबारों का आधा कवर लाल रंग से था वो, और उसमें कंप्यूटर थे। क्योंकि उस समय क्या हुआ था इनका, कि एक वायरस आया था, मालवेयर। ये एक रैंसम वेयर वायरस था। रैंसम वेयर वायरस था। यहां पर रैंसम का मतलब होता है रिश्वत, वह रिश्वत नहीं, फिरौती। इसका मतलब होता है फिरौती। ठीक है। यानी कि एक किसी व्यक्ति की या किसी चीज को अपने पास गिरवी रखकर उसके एवज में जो अवैध रूप से जो रकम मांगी जाती है वो फिरौती। तो फिरौती मांगने वाला एक वायरस था। इसने क्या किया था कि जब भी किसी कंप्यूटर के अंदर एंटर होता, तो एंटर होने के बाद में उस कंप्यूटर के अंदर रखी हुई पर्टिकुलर किसी फाइल को उसने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में वो वहां पर देता है, एक ऑप्शन देता है, इफ यू वांट टू अनक्रिप्ट और अनलॉक द फाइल, मतलब अगर आगे फाइल आपको अनलॉक करनी है तो आप ये इतने अकाउंट पे, मतलब ये पे आपको इतनी क्रिप्टो वहां पर ट्रांसफर करनी है। अब दोस्तों क्रिप्टो का क्या है, कोई सीक्वेंस, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं रह पाता इसका, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता ट्रांसफर को, तो वो बिटकॉइन के अंदर इसका पैसा मांगता था। जो पैसा भेज देता उसका शायद वो खोल भी देता शायद, क्योंकि वो भी मे भी पॉसिबल न भी खोले। तो हालांकि खैर इसने काफी को रुलाया था, और रुलाने की वजह से इसका नाम रखा गया था। और इसका नाम जो रखा गया था, देखो, रोने को कहते हैं किराए, और रोना चाहते हो तो इसका आंसर हो जाएगा वानाक्राई। वानाक्राई वायरस था। हालांकि 2018 या 2017 के लगभग वापस ये वायरस रिपीट हुआ था 2.0 के नाम से, लेकिन इसने इतनी तबाही नहीं मचाई जितना वानाक्राई ने मचाई थी। तो ये हो जाएगा वानाक्राई। कौन सा वाला है? बेबी क्राई? बेबी क्राई नहीं, वानाक्राई। ठीक है। वानना है, ये तो वानना नहीं है, ये वाना है, इसको वाना होना चाहिए। ठीक है। वानाक्राई। ठीक है। ये वानाक्राई वायरस था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा बहुत जरूरी है, बहुत से बिल्कुल सही। पहले ही स्टार्टिंग अपन ने इससे करी थी कि डेटा सुरक्षा बहुत जरूरी है, जहां लाखों डेटा का निर्माण होता है तथा इसे कुछ लोगों द्वारा गैर कानूनी तरीके से उपयोग किया जाता है। डेटा सुरक्षित रखने के लिए खालिस्तान निर्माणकर्ताओं को कानूनी अधिकार देता है। कौन सा अधिकार होता है? वो जो कानूनी रूप से दिया जाता है तो वो होता है कॉपीराइट का। ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसी के अंतर्गत आते हैं ये सारे। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसिंग आईपीआर के अंतर्गत। आईटी एंड इंटेलेक्चुअल यानी किसी पर्सन ने अपने दिमाग से अगर कुछ चीज बनाई है तो उसके जो उसमें अधिकार है वो कॉपीराइट। कॉपीराइट में कई किताबों में आपने देखा होगा सी करके ये वाला निशान आता है, ये कॉपीराइट का है, यानी कि आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको रीड करो, ठीक है, आप उसका अध्ययन करो, बस उसके अलावा उसमें कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अपने नए प्रश्न की ओर। 44, इनमें से क्या किसी सिस्टम को मालवेयर से सुरक्षित करने का तरीका नहीं है? पॉपअप को खोलना सुरक्षित करना, फायरवॉल सुरक्षा, पब्लिक वाईफाई के उपयोग से बचे, बिल्कुल नियमित बैंक का बैकअप लेना, दोनों है। पॉपअप से बच नहीं सकते। कई पॉपअप्स का मतलब होता है कि अनवांटेड फाइल्स का कंप्यूटर के अंदर आना। वो तो हो सकता है कि भाई हमारी सिस्टम्स को खराब करे, कई सारी फाइल्स किसी वेबसाइट के साथ लगातार आ जाती है, तो वो पॉपअप को खोलना तरीका, उससे बच नहीं सकते, बल्कि उससे हमको हानि पहुंच सकती है। ठीक है, चलिए अगले 45 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती? तो वह है वॉर्म। इसके लिए ये ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है एक जगह से, क्योंकि अपने आप की कॉपी करना चालू करता है ये। अगले प्रश्न की ओर 46, मॉरिस इसमें से किसका उदाहरण है? तो मॉरिस है वॉर्म का उदाहरण। वॉर्म का उदाहरण मॉरिस है। और ये आज का अंतिम है, प्रथम कंप्यूटर का वायरस। अभी एक हमने पढ़ा था कुछ देर पहले ही, सबसे पहला जो वायरस था वो कौन सा था? क्रीपर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रीपर वायरस। ठीक है, तो क्रीपर वायरस पहला वायरस था। तो दोस्तों ये थे आज के जो हमने यहां पर शामिल करे, पिछले कई कक्षाओं के अंदर, कई प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आए हुए ये सारे प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।